Hello dear students, welcome to Legal IT Academy. Today we will discuss how you will handle English section in your CLAT exam with tips and tricks. So without further ado, let's start today's session. So dear students, our first question is, what will be the best time to solve English section in your exam? So dear students, today we have total 5 subjects, right? तो जनरली होता ये है कि आपका जो ये इंग्लिश सेक्शन है इसको स्कोरिंग माना जाता है, तो इसके लिए आपका ये बहुत ही एसेंशियल है कि आपका जो माइंड होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंग्लिश सेक्शन को हमेशा ही मैथमेटिक्स से पहले करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जनरली आप कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा एडवाइस ये है कि आप क्या करेंगे कि आपको हमेशा ही, अगर कोई आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी कोई एक सब्जेक्ट है जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप सबसे पहले उसको कर सकते हैं, राइट? सब्जेक्ट 1 में वहाँ पे उसको रख लीजिए, फिर सेकेंड या थर्ड में कर लीजिए, और नहीं तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा कि फर्स्ट गो में, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन को करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर मैं जनरल पैटर्न की बात करूं तो अभी ट्रेंड क्या है कि एग्जामिनर विल आस्क यू टोटल 4 पैसेजेस और उसमें आपसे टोटल आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और जो जनरल पैटर्न क्या रहा है कि जनरल पैटर्न में एग्जामिनर जो है आपसे वो 2 इजीली डुएबल क्वेश्चंस पूछता है, प्लस वन मॉडरेट क्वेश्चंस पूछता है, और 1 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको फील हो सकता है कि एक जो आपका पैसेज है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो टोटल आपके 4 पैसेज हुए, जिसमें 2 इजी आपको फील होगा, 1 मॉडरेट फील होगा, और 1 कैसा रहेगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो। और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। सी, अब हाउ टू सेलेक्ट अ पैसेज। सी, तो 2 टाइप्स के पैटर्न है जिसको आप पेपर में फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न तो ये होगा कि आप 4 के 4 पैसेज एक साथ कर लीजिए और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। बट सेकंड मेथड जो बेस्ट रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि किसी 3 आप पैसेज को सेलेक्ट करेंगे, उनको आप फर्स्ट गो में करेंगे, और एक पैसेज जो आपका बच गया इसको आपको कब करना है, तो लास्ट हाफ एन आवर में आप कर सकते हैं। और इसके लिए सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो सी, जो अगर जनरल पैटर्न है, यानी जो जनरल ट्रेंड में एग्जामिनर ने ज़्यादातर जनरली क्या पूछा है उसको चेक करिए। एग्जामिनर ने करंट और सोशल इश्यूज के ऊपर में पैसेज वो पूछता है आपसे, देन वो लीगल से रिलेटेड तो पूछेगा ही पूछेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कभी आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आनी चाहिए। देन वो एनवायरनमेंट पे पूछेगा, अगेन बायोलॉजी पे, ज्योग्राफी पर, और फिलॉसफी एंड लिटरेचर पर, ये कॉमन है, और हिस्ट्री के ऊपर में भी आपसे पूछा जा सकता है, और कोई भी वो एक इशू उठा के आपको उसके ऊपर में पैसेज दे सकता है। अब चेक करिए कि कैसे सबसे बेस्ट पैटर्न हमारे लिए क्या हो सकता है। तो आप क्या करिए, आप क्विकली आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से 3 पैसेजेस हैं जिनके ऊपर में आपकी मास्टरी रही है जब भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। तो इन 3 पैसेजेस को करना है, और 1 पैसेज को आप क्या कर लीजिए, आपको लास्ट हाफ एन आवर में करना है एग्जाम के। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, पैटर्न क्या रहेगा कि जैसे ही आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये कितनी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। या दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये जो पैसेज गिवन है ये आपका इजीली डुएबल है या फिर डुएबल नहीं है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट है कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स की तरफ से वो है कि सर व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और रीड द पैसेज फर्स्ट। तो देखिए, जनरली स्टूडेंट्स दोनों तरह को ही प्रेफर करते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप सबसे पहले क्या करिए, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्विकली बस क्वेश्चंस आपको रीड करना है, उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको रीड नहीं करने हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि व्हेन यू रीड द पैसेज तो आप उन सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस था,
राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ा, और आप थोड़ा क्विक भी हो पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेस्ट आइडिया इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। डन। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका पेपर में होगा वो क्या होगा? रीडिंग स्पीड। इसमें आपको क्या करना है कि आपने मल्टीपल मॉक टेस्ट पहले से दे रखा है, तो उस मॉक टेस्ट के कारण क्या होगी, आपकी एक नेचुरल स्पीड इंक्रीज हुई होगी। तो अब आप जब एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको बेसिकली माइंड में ये रखना है कि जो भी आपकी एक नेचुरल स्पीड बनी थी मॉक टेस्ट में, वही नेचुरल स्पीड आप एग्जाम में भी रखेंगे। ना तो उससे आपको स्लो, ना तो उसको आपको स्लो करना है और ना ही आपको उसको फास्ट करना है। अगर आपने फास्ट किया तो फिर वो आपकी नेचुरल स्पीड नहीं रहेगी, और एग्जाम में हर एक सेकेंड बहुत ही क्या है, प्रीसियस है। तो इसलिए वहां पर बिल्कुल आपको अपने जो आपका एक नेचुरल स्पीड रहा है उसी को आपको मेंटेन करना है। बहुत ही कूल काम और कंपोज होकर आपको क्या करना है, एग्जाम को देना है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रखी है और उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई 1 या 2 पैसेज क्या है ना, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ऐसे में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टेक्निक को समझ लीजिए। सी, अगर मैं स्पेशली क्लैट के लास्ट 5 इयर्स के पैटर्न को देखूं तो उसने 2 to 3 टाइम्स क्या किया है। सपोज दैट हमारे पास एक पैसेज है और इसके 3 पैराग्राफ है। क्लियर? 3 ये आपका 3 ही पैराग्राफ है इसमें। सो हमारे पास 3 पैराग्राफ है। तो 2 to 3 टाइम्स एग्जामिनर ने ये किया कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था ये रीड करने में कॉम्प्लेक्स था, और ये जो सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ था ये काफी इजी टू मॉडरेट था। और एग्जामिनर ने क्या किया था कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इससे सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा, एंड 5 क्वेश्चंस किससे थे, तो सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ से। इट मीन्स अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ अगर आपको ना भी समझ में आए तो आपको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है, और आप क्या कर सकते हैं, इजिली 4 to 5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरह के ट्रैप में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो इसलिए जब भी आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े और आपको ना भी समझ में आए तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपने आप को कूल काम कंपोज रखना होगा। क्लियर? तो लेकिन ऐसा कब होगा, तो सिर्फ 1 और 2 पैसेजेस में ही होगा। 2 पैसेज जनरली आपका डुएबल होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। देन सेकेंड है आपका 10% कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी ट्रैप। अब देखिए जितने भी आपके पेपर में पैसेजेस बनेंगे उसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो एग्जामिनर आपसे यूज करता है। वो क्या करता है, जनरली 70% ईजी वोकैबुलरी यूज करेगा, 20% मॉडरेट वोकैबुलरी यूज करेगा, एंड 10% कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करेगा। और एग्जामिनर कहता है कि 90% जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो इससे ही रिलेटेड होंगे। इट मीन्स जब भी आप एक पैसेज को रीड करेंगे तो कुछ ऐसी वोकैबुलरी किसी भी कंडीशन में आप क्या होगा, 10% वोकैबुलरी आपको थोड़ी लगेगी कि हाँ इसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, तो आपको क्या करना है, जस्ट स्कीप इट, जस्ट अवॉइड इट। किसी भी ये अप्लीकेबल है आपका ये सारे पैसेजेस यानी 4 पैसेजेस के लिए अप्लीकेबल रहेगा कि जब आप रीड करते रहेंगे तो ऐसा होगा कि 10% वोकैबुलरी आपको कॉम्प्लेक्स फील होगी, आपको उसको क्या करना है, जस्ट अवॉइड इट, और आपको उसको समरी के फॉर्म में समझना है उस सेंटेंस को कि ये सेंटेंस एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो ये मेथड याद रखेंगे, 70%, 30% और 10% मेथड, और इसी को माइंड में रख के आप क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। सी, फर्स्ट मेथड है आपका अंडरस्टैंडिंग मेथड। इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर ने सपोज दैट वी हैव 3 पैराग्राफ्स। क्लियर? और सेकेंड पैराग्राफ में एग्जामिनर ने आपसे यहां पर एक वोकैबुलरी लिखा इसने,
और इसने आपसे क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि इसका सिनोनिम बताइए, एंटोनिम बताइए, कुछ भी, राइट। तो इसका बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि एग्जामिनर कहता है कि इसका जो प्रीवियस सेंटेंस है वो आपको रीड करना है, इसका नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको रीड करना है, तो इससे जो एक इसका मीनिंग बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करोगे सिनोनिम या एंटोनिम के ऊपर। ये ऐसा हो सकता है, या फिर एग्जामिनर कहता है कि इस कंप्लीट पैराग्राफ में ये जो मैंने वोकैबुलरी आपसे पूछा है तो इसका या तो सिनोनिम गिवन होगा, या तो एंटोनिम गिवन होगा, या फिर इस वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वोकैबुलरी के क्वेश्चन को। क्लियर? अब सेकेंड मेथड है, सपोज दैट इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं किया है एग्जामिनर ने, तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे एक वर्ड दिया और इसको किसी भी तरीके से उसने डिस्क्राइब नहीं किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि एक वर्ड पूछा गया होगा, तो जनरली अगर उसने सिनोनिम पूछा है तो ये मेथड मैक्सिमम केस में अप्लीकेबल होगा। इन दिस केस वी हैव टोटल 4 ऑप्शंस, राइट। तो सबसे पहले इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे। अगर सिनोनिम पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्या होगा कि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इस वर्ड का टोन, जो इस पैसेज का टोन होगा वही क्या होना चाहिए, आपके आंसर का टोन होना चाहिए सिनोनिम के केस में, राइट। सो अब अगर ये नेगेटिव है तो ये वर्ड भी नेगेटिव हो गया और इसका जो आंसर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो पहले चेक कर लेंगे कौन कौन पॉजिटिव है। अगर ये 2 ऑप्शंस अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो इसको आपने रिमूव कर दिया। अब इन 2 ऑप्शंस में अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, अगर तब भी आप करेंगे तो आपके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 50% है, और सिर्फ एक ही पॉजिटिव हो देन आपका आंसर इजीली आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और प्लस आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज माइंड में हमेशा रखना है कि सभी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जो भी टोन होगा आपके पैसेज का, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे उसके जो भी आप आंसर देंगे उसका टोन मैच करना चाहिए, किससे, पैसेज से मैच करना चाहिए। ये आप हमेशा ही माइंड में रखेंगे, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ अब सबसे बेस्ट पेनेशिया समझिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ये है कि सपोज दैट आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजिंग फील हो रहा है उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो रिलेटेड नहीं है किससे, टू द पैसेज। उस केस में मान लीजिए बी और सी जो है वो रिलेटेड नहीं है, तो बस अब ए और डी पर आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, पैसेज को, या फिर कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट एसोसिएटेड है विद द पैसेज, एंड दैट विल बी योर आंसर। जब भी आपको कंफ्यूजन फील हो ट्राई दिस मेथड, ये 100% काम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हेन 2 ऑप्शंस आर सेम, सबसे ज्यादा जो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स का जो कंफ्यूजन है वो इसी क्वेश्चन में कि सर जब भी 2 ऑप्शन सेम हो उस क्वेश्चन में क्या करें। सी, जब भी आपको लगे कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों क्या है आपके एक जैसे हैं, कि ऑप्शन ए भी है और सी भी है, तो उसमें देखो रूल क्या होता है कि देखो एक है जो 100% पैसेज को डिस्क्राइब कर रहा है, और सेकंड होगा जो 70% पैसेज को तो डिस्क्राइब कर रहा होगा बट 30% ये नॉट रिलेटेड टू पैसेज होगा, या फिर क्या कर रहा होगा, ये कोई एडिशनल डिटेल दे रहा होगा। प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है कि ये कोई एडिशनल डिटेल दे रहा होगा विच इज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज। क्लियर? तो जो भी टर्म, ऐसा कुछ भी जो रिलेटेड नहीं है पैसेज से, दैट विल बी नॉट योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? 100% किससे कनेक्टेड होना चाहिए, आपका पैसेज से, तभी वो आंसर होगा। तो जब भी आपको 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम दिखे या फिर दोनों ऑप्शन ही आपको सिमिलर दिखे तो आपको इस तरीके से थिंक करना है। और जहां पर भी सपोज दैट कि 3rd पैराग्राफ का एक लाइन है जहां पे आपको ये दिख रहा है, तो यहां पर भी सेम रूल आप अप्लाई करेंगे।
आपको लास्ट सेंटेंस को रीड करना है, नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करना है, और इससे जो एक मीनिंग बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। So dear students, I hope you got all my points. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.